Hi everyone, a very good evening to all of you. Myself Harneet Singh, your mentor for UGC NET JRF. तो आज की क्लास में हम करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूजीसी दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। कौन सा? कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। कई सारे स्टूडेंट्स इसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक आज उठाया है। ट्राई करूंगा इतना सिंप्लीफाइड कर लूं कि आप अगली बार किसी को भी ये टॉपिक समझा पाओगे। देखो, विदाउट वेस्टिंग टाइम, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज चैप्टर में हमें करना क्या है? सबसे पहला टास्क हमें डिफाइन करनी है वैल्यू ऑफ द फर्म। मतलब जो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी चैप्टर है उसमें हम डिटरमाइन करेंगे कि जो कंपनीज हैं उनकी वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ द फर्म क्या है, उससे रिलेटेड थ्योरीज हम पढ़ने वाले हैं। अब बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, भाई कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है? कैपिटल वर्ड हम क्लास 12th से पढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम क्लास 11th में पढ़ा था कैपिटल्स, जो ओनर फंड्स ला रहे हैं। मतलब बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं, जो फंड्स चाहिए होते हैं, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। और अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कंपनी कहां कहां से पैसे ला सकती है? देखो, जो हमारी कंपनी है उसके पास कौन कौन से सोर्सेज होते हैं फंड्स को लाने के? अगर मैं नेम करूं तो इक्विटी शेयर्स, डेट, और कोई प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, राइट। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं जहां से कंपनी अपने फंड्स को रेस कर सकती है, अपने फंड्स, अपने पैसे रेस कर सकती है। इक्विटी शेयर्स, डेट, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स। अब कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी चैप्टर का मोटिव क्या है कि ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन लगाया जाए, ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन लगाया जाए जिससे हो क्या, हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो सके। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे पहला और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही हमने क्या पढ़ा था? शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो वो ही यहां पे भी ऑब्जेक्टिव है। अब शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे होगी? जब हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होगी, या मैं बोलूं कि कंपनी को डिसाइड करना है कि वो ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाए। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा? कहां से फंड रेज करना है? इक्विटी से करना है, डेट से करना है, प्रेफरेंस शेयर से करना है, रिटेन्ड अर्निंग से करना है। और इन सबके साथ होता क्या है? कोई ना कोई कॉस्ट एसोसिएटेड होती है। यार, अपनी मर्जी से थोड़ा पैसा उठा लेंगे। अगर मैं डेट से फंड उठा रहा हूं, लेट सपोज मैं लोन ले रहा हूं, तो लेट सपोज मैंने 10% डिबेंचर्स इशू करे, तो इस 10% का मतलब क्या है कि हर साल कंपनी को 10% इनको पे करना पड़ेगा। जो भी अमाउंट रेज करी होगी उसका 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इन सभी से हमारी कॉस्ट एसोसिएटेड होती है। इक्विटी शेयर्स वालों को पे करना पड़ता है डिविडेंड, तो उनके भी हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ डेट होता है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होता है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स होता है, जो कि हम ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि कैसे फाइंड करते हैं। वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है। अब इन सबके साथ कुछ ना कुछ कॉस्ट एसोसिएटेड होती है। कंपनी का मोटिव क्या है कि जो भी ओवरऑल कॉस्ट हो, जो ओवरऑल कॉस्ट हो वो मिनिमम हो, जो ओवरऑल कॉस्ट हो मिनिमम हो, और जो कंपनी की वैल्यू है उसको इंक्रीज किया जा सके। वैल्यू ऑफ द फर्म को इंक्रीज किया जा सके। ठीक, एक बार रिकॉल करते हैं। देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी है क्या? कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कि कंपनी ने अपने फंड्स कहां से रेस करे हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी कहता है कि हमें ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है ताकि जो हमारा कॉस्ट है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो मिनिमम हो सके, जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो सके, और जो कंपनी की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द फर्म है, वो इंक्रीज हो सके। तो इसी से रिलेटेड हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी चैप्टर बात करता है। ठीक, अब हमने बहुत बार
इन सारी टर्म्स का यूज किया। ये वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होता है, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, तो ये वैल्यू ऑफ द फर्म होता क्या है, कैसे फाइंड करेंगे। देखो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो हमें ऑलरेडी निकालना आता है, हम पढ़ के भी आए हैं, और एक आगे हिंट भी दे दूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का पॉइंट क्या है, वैल्यू ऑफ द फर्म। तो क्वेश्चन है कि सर वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होता है, तो एक बार इसे भी देख लेते हैं। जो हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म होता है वो होता है, जो कैलकुलेट होता है वो होता है ईबीआईटी अपॉन में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या मैं बोल दूं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो वैल्यू ऑफ द फर्म होगा वो क्या होगा, ईबीआईटी अपॉन में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये तो हो गया इनडायरेक्ट सी बात, अगर इस फॉर्मूले को इजी लेवल पे समझना हो। अच्छा देखो, एक इजी लेवल पे हटके से समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। मान लो 100 रुपीज थे, 100 रुपीज में 20% इंटरेस्ट था, मतलब लेट सपोज लोन पे दिए थे, तो कितने का इंटरेस्ट हो गया 20% का, 20 रुपीज हो गया। सही बात गलत बात। अब वैल्यू ऑफ द फर्म क्या देखना, मतलब ये 20% इंटरेस्ट इनकम हो गई एक तरह से, जिसके भी पास जा रही होगी, या एक्सपेंस हो गया। 20% इंटरेस्ट किसी की इनकम होगी, इंटरेस्ट होगा। ऐसे ही हम देखते हैं, अगर मैं उल्टा पूछूं आपसे क्वेश्चन, मैं उल्टा पूछूं क्वेश्चन कि 10% इंटरेस्ट है और 20 रुपीज इंटरेस्ट दे रहे हैं, मुझे बताओ जो हमारा लोन होगा कितने का होगा। पहले मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा कि 100 रुपीज है, 20% इंटरेस्ट है, अमाउंट कितनी होगी इंटरेस्ट की, आपने बोला 20 रुपीज। अगर मैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछूं कि लेट्स सपोज कि हमारा जो इंटरेस्ट है 20 रुपीज का और जो इंटरेस्ट का रेट है वो है 20 रुपीज, तो मुझे बताओ लोन की अमाउंट क्या होगी। तो आप सब लोग क्या करोगे, 20 डिवाइडेड बाय 20%, राइट। तो 20 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, जिससे आप 100 निकाल लोगे लोन की अमाउंट। तो सिमिलर केस में हमने क्या करा है, वैल्यू ऑफ द फर्म निकाली है। वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकाली है, जो भी अर्निंग्स थी फर्म की उसको डिवाइड किया है एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, या मैं बोलूं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, या मैं बोलूं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। ठीक, ये मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस कर दिया, समझ आया तो ठीक, नहीं तो भूल जाना। तो इनडायरेक्टली हम याद रख सकते हैं कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ द फर्म होती है वो होती है ईबीआईटी अपॉन में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकाली जा सकती है अमाउंट में, और ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हो वो भी हमने सीखा था। अब हमारा टारगेट क्या है, वैल्यू ऑफ द फर्म को बढ़ाना, राइट और रॉन्ग। मेरा क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ द फर्म कब बढ़ेगी, वैल्यू ऑफ द फर्म तब बढ़ेगी या तो हमारे न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ जाए, या दूसरी चीज क्या हो, जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाए, राइट। कोई भी वैल्यू होगी कब बढ़ेगी, या तो न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ जाए, मतलब हमारा जो ईबीआईटी है दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो इंक्रीज हो जाए, तब हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज हो जाएगी। या सेकेंड चीज, जो हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाए, तब हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो टारगेट क्या है, अपना जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको रिड्यूस किया जाए, तो तब हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगी। अच्छा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलता कैसे है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो गया, कॉस्ट मान लिया गया, एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास दो ही सोर्सेज हैं, डेट और इक्विटी, तो कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी अपॉन में इंटू वेट ऑफ इक्विटी। एग्जांपल लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो डेट है उसकी कॉस्ट है लेट सपोज 10%, कॉस्ट ऑफ डेट है हमारे पास 10%। मतलब अगर आज फर्म डेट से फंड रेज करती है तो जो उसकी कॉस्ट पड़ेगी, जो उसको इंटरेस्ट पे करना होगा एक बार के लिए, मान लो वो करना पड़ेगा 10%। ठीक, और जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो मान लो है हमारे पास 20%। अब वेट ऑफ डेट और वेट ऑफ इक्विटी का मतलब क्या हुआ, वेट ऑफ डेट और वेट ऑफ इक्विटी का मतलब हुआ कि कितना परसेंटेज, कितना प्रोपोर्शन कंपनी ने डेट और इक्विटी ले रखा है। अगर मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लूं कि डेट ले रखा है 80%, मतलब अगर कंपनी ने 100 रुपए की कैपिटल स्ट्रक्चर है, 100 में से 80 का डेट है तो 0.8 इनटू अगर इक्विटी का वेट ले लूं तो 0.2। इससे जो मैं कैलकुलेशन करूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 और ये आ जाएगा हमारे पास
4, तो ये आ जाएगा 12%। 12% हो गई हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, इसको यूज करके हम वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल सकते हैं। ठीक, समझ आ गया। अब आते हैं अपने मेन कंटेंट के ऊपर, दैट इज जो हमारी थ्योरीज हैं रिलेटेड टू कैपिटल स्ट्रक्चर। अब थ्योरीज हमारी दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। सो देयर इज अ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, मतलब दो अलग अलग व्यूज हैं लोगों के जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज की बात करते हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो रिलेवेंट है फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म, और दूसरा स्कूल कहता है, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है, दूसरे टाइप के लोग कहते हैं दैट कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररिलेवेंट फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। दोनों का मतलब समझो। जो रेलेवेंट है वो थ्योरीज क्या कह रही हैं, अगर आप डेट और इक्विटी प्रोपोर्शन लोगे, मतलब अगर आपने लेट सपोज 1 लाख रुपीज रेज करने हैं, चाहे आप डेट से करो चाहे आप इक्विटी से करो, उससे वैल्यू ऑफ द फर्म में फर्क पड़ेगा। रेलेवेंट वाली क्या कह रही है, वैल्यू ऑफ द फर्म में फर्क पड़ेगा, मतलब अगर हम प्रोपोर्शन चेंज करेंगे तो हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म भी चेंज होगी। वही इररिलेवेंट वाली थ्योरीज क्या कह रही हैं कि जो हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म है, चाहे आप डेट से करो चाहे इक्विटी से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा डेट लो ज्यादा इक्विटी लो, हमारा जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो सेम की सेम रहेगी। ठीक है, तो थ्योरीज को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, रेलेवेंट थ्योरीज, इररिलेवेंट थ्योरीज। रेलेवेंट थ्योरीज के अंदर हमारे पास दो थ्योरीज है, नेट इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। और जो हमारे इररिलेवेंट थ्योरीज हैं, मतलब जो ये बिलीव करती हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू ऑफ द फर्म, वो है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और एमएम अप्रोच। ठीक, अब थ्योरीज को स्टार्ट करने से पहले देखो, जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं, फाइनेंस पढ़ते हैं, हम हर एक चीज की एजम्पशंस लेते हैं, कुछ एजम्पशंस लेते हैं, क्योंकि सारे फैक्टर्स को एक साथ तो पढ़ नहीं सकते। जैसे हम थ्योरी ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमांड में होता क्या है कि भाई प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, बट इस लॉ को भी अप्लाई करने के लिए हम आगे लगते हैं ना कि एज्यूमिंग अदर फैक्टर्स भी कांस्टेंट, वहां पे हमने कई सारी एजम्पशंस ली। ऐसे ही कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज को पढ़ने से पहले भी हम कई सारी एजम्पशंस लेते हैं ताकि हमारा जो स्टडी है वो इजी हो सके। तो इसमें assumptions क्या है, देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ फंड यूज्ड बाय अ फर्म, दैट इज डेट एंड इक्विटी। जैसे अभी मैंने कई सारे फंड्स की बात करी थी, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, तो वो सारे वो हम इग्नोर कर रहे हैं। हम मान रहे हैं कंपनी या तो डेट के थ्रू फंड्स रेस कर सकती है या फिर कंपनी इक्विटी के थ्रू फंड्स रेस कर सकती है, उसका कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है, वो ये दो ऑप्शन है। फिर द टोटल एसेट्स ऑफ फर्म आर गिवन, मतलब जो कंपनी के टोटल एसेट्स हैं वो गिवन है। टैक्सेस आर नॉट कंसिडर्ड, टैक्सेस को इग्नोर किया गया है। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%, मतलब कंपनी जितना भी अर्न कर रही है, जितना भी टैक्स देने के बाद, इंटरेस्ट देने के बाद जो अमाउंट बच रही है, टैक्स है नहीं, इंटरेस्ट देने के बाद जो भी अमाउंट बच रही है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल रही है। द फर्म्स टोटल फाइनेंसिंग रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब अगर कंपनी को 1 लाख रुपए चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर, टोटल फंड्स इतने चाहिए तो 1 लाख के 1 लाख ही रहेंगे, जो मर्जी कैपिटल स्ट्रक्चर हो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि अगर डेट ज्यादा रेस कर रही है तो कैपिटल स्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, जो टोटल अमाउंट चाहिए वो सेम की सेम रहेगी। फिर आता है बिजनेस रिस्क इज कांस्टेंट ओवर द टाइम, रिस्क सेम रहने वाला है। द फर्म हैज परपेचुअल लाइफ, कॉन्टिन्यूअस लाइफ, ईबीआईटी रिमेन्स कांस्टेंट, जो अर्निंग्स हैं वो भी कांस्टेंट रहने वाली है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे डेट से रेस करे चाहे इक्विटी से रेस करे। मतलब अगर लेट्स सपोज टोटल फंड्स 1 लाख रुपीस है, तो अगर 1 लाख चाहे वो 50,000 डेट से उठाए और 50,000 इक्विटी से उठाए, तब भी उसकी अर्निंग सेम रहेंगी। चाहे वो 80,000 डेट से उठाए और 20,000 इक्विटी से उठाए, तब भी जो अर्निंग्स रहेंगी वो सेम की सेम रहेंगी। ठीक, ये हो गई हमारी assumptions रिलेटेड टू कैपिटल स्ट्रक्चर। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अपनी नेट इनकम अप्रोच के बारे में। ठीक है, अब सीरियस हो जाओ, अब मेन कंटेंट आ गया बिल्कुल। नेट इनकम अप्रोच क्या कहती है, पहली चीज तो कौन सी वाली थी ये रिमाइंड करो, नेट इनकम अप्रोच रिलेवेंट इररिलेवेंट। नेट इनकम अप्रोच कहती है जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है वो रिलेवेंट है, राइट, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो रिलेवेंट है।
रिलेवेंस उसका मतलब क्या है कि अगर आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करोगे तो वैल्यू ऑफ द फर्म चेंज होगी। अगर आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करोगे तो वैल्यू ऑफ द फर्म चेंज होगी। अब सर वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे चेंज होगी? तो उसमें नेट ऑपरेटिंग इनकम नेट इनकम अप्रोच ने कहा कि अगर हम डेट को ज्यादा यूज करेंगे उससे हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी और हमारी जो फर्म की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। मतलब वो कहना क्या चाह रहा है कि अगर आप डेट का प्रपोर्शन इंक्रीज करोगे, उस इंक्रीज करने की वजह से होगा क्या, जो भी हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं के ओ से, अभी सीखा था ना ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो रिड्यूस हो जाएगी। अब कॉस्ट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस होने से होगा क्या, जो कंपनी की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द फर्म, वो इंक्रीज कर जाएगी। सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस क्यों होगी? अब दो क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे होंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस क्यों होगी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस होने से वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे इंक्रीज करेगी। अच्छा पहले सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे दूं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस होने से वैल्यू कैसे इंक्रीज होगी। अच्छा बच्चा अभी हमने वैल्यू ऑफ द फर्म का क्वेश्चन पढ़ के आए, फॉर्मूला पढ़ के आए थे, पीछे आ जाते हैं वापसी एक बार के लिए। हमने पढ़ा वैल्यू ऑफ द फर्म होता है EBIT अपॉन में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा, मतलब जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिक्रीज होगी, तो ऑब्वियसली बात है ना वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगी। कोई भी अपना पेन पेपर उठाओ, एक न्यूमरेटर में वैल्यू डालो, एक डिनोमिनेटर में डालो, आंसर निकालो, डिनोमिनेटर की वैल्यू को रिड्यूस करो, यू विल फाइंड कि जो तुम्हारा आंसर है वो इंक्रीज कर रहा है। कोई भी अमाउंट ले लो, जो मर्जी अमाउंट ले लो, न्यूमरेटर में लो एक डिनोमिनेटर में लो, डिनोमिनेटर वाले की वैल्यू को रिड्यूस करो, तुम देखोगे जो तुम्हारा आंसर आ रहा था वो इंक्रीज करेगा। ठीक, तो यहां से हमारे को एक चीज तो क्लैरिफाई हो गई कि जो हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म है बढ़ेगी अगर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 1 कि सर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों रिड्यूस होगा। ठीक, देखो अब जो हमारी नेट इनकम अप्रोच है, एक बार इसे रेज करते हैं। नेट इनकम अप्रोच कहती है कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ डेट है वो लेस है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो लेस होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। ये अज्यूम करती है हमारी नेट इनकम अप्रोच। देखो ऐसा क्यों अज्यूम करती है, मुझे क्वेश्चन का आंसर दो, मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। मोर रिस्कियर कैपिटल कौन सी है, इक्विटी या डेट? मतलब अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो रिस्क किस में ज्यादा है, डेट में या इक्विटी में? ऑब्वियस आंसर होना चाहिए इक्विटी में। क्यों इक्विटी में रिस्क ज्यादा है? क्योंकि इक्विटी का जो पैसा रिटर्न आना है उसकी गारंटी नहीं होती। डेट में तो फिर होता है कि हर साल इंटरेस्ट मिलेगा और आफ्टर सम टाइम हमारी जो कैपिटल अमाउंट है, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो रिटर्न आएगा। तो जो रिस्कियर फंड होता है वो होता है हमारा इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी। तो इसीलिए जो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है वो हायर होता है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ डेट, क्योंकि इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी के केस में। जब वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती है कंपनी से वो ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ डेट। तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट। अब अगर हम टोटल में कॉस्ट ऑफ डेट के प्रोपोर्शन को इंक्रीज करेंगे तो हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस होगा। एग्जांपल लेके समझ के देखते हैं। देखो मान लो वही ले लेते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट है हमारा 10% और कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 20%। एग्जांपल लिया कि कंपनी 50% कॉस्ट ऑफ डेट यूज कर रही है, मतलब डेट यूज कर रही है और 50% इक्विटी यूज कर रही है। तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ डेट हो जाएगा वो हो जाएगा 5
और कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या हो जाएगा 10, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आ जाएगा, इसको सही कर देते हैं, ये 0.5 मतलब 50%, तो ये आ जाएगा 15%। अब मैं क्या करता हूं, आपके सामने एग्जांपल लेता हूं, जो हमारा कॉस्ट ऑफ डेट है उस मतलब जो कॉस्ट का परसेंटेज है उसको इंक्रीज करता हूं। पहले 50% डेट था और 50% इक्विटी थी। अब क्या करता हूं, लेट सपोज 80% डेट कर देता हूं, 20% इक्विटी रहने देता हूं। तो हमारी जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 0.8 इंटू 10%, दैट इज 8, प्लस 0.2 इंटू 20%, तो ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगी 12%। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा, जैसे ही मैंने डेट का प्रोपोर्शन इंक्रीज किया, जो मेरी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो रिड्यूस हो गई। डेट का प्रोपोर्शन इंक्रीज करने की वजह से ओवरऑल कैपिटल रिड्यूस हो गई। ठीक, अब जब ओवरऑल कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी तो अभी हमने सीखा जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो इंक्रीज कर जाएगी। ये कहती है एक्चुअली में नेट इनकम अप्रोच। ठीक है, एक बार देख ले इसे। नेट इनकम अप्रोच गिवन बाय डेविड ड्यूरेंट, यूज मोर डेट फाइनेंस टू रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इंक्रीज द फर्म्स वैल्यू। अगर हम फाइनेंशियल लीवरेज पे वर्क करेंगे, इंक्रीज करेंगे, मतलब डेट प्रोपोर्शन को इंक्रीज करेंगे, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जैसे मैं बोलूं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस होगा और वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज करेगी, और ये हो गया वाइस वर्सा। ठीक, एक बार ग्राफिकली देख लें इसे, ग्राफिकली भी देख लें। सेम चीज ग्राफ में कैसे होगी, देखो कॉस्ट ऑफ डेट हमारा कांस्टेंट रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ये इस थ्योरी की एजम्पशन है। नेट इनकम अप्रोच की एजम्पशन क्या है, जो हमारी कॉस्ट ऑफ डेट है सेम रहेगी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम रहेगी, राइट। कॉस्ट ऑफ डेट जैसे हमारे केस में हमने 10% ली थी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20% ली थी। ये हो गया वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या मैं बोल दूं KO। जैसे जैसे डेट का प्रपोर्शन, ये डेट का प्रपोर्शन हो गया लीवरेज, जैसे जैसे डेट का प्रपोर्शन इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली बात है जो महंगी सोर्स ऑफ फंड है, जो एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फंड है, उसकी बजाय कंपनी यूज करेगी चीपर सोर्स ऑफ फंड, तो इक्विटी पोर्शन, जिससे होगा क्या, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस होगा। इस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस होने से होगा क्या, कंपनी की जो वैल्यू ऑफ द फर्म है, वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज करेगी, वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज करेगी। देखो देखो, अगर लॉजिकली देखना हो, कंपनी अगर 0% डेट लेती है तो होगा क्या, जो सारा का सारा इक्विटी से ले रहा है, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या हो जाएगा, 20%। जैसे जैसे रिड्यूस करेगी तो डेट की तरफ आती रहेगी। मान लो अगर 100% डेट कर देती है यहां पे 100% डेट, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ डेट के बराबर, दैट इज 10%। ठीक, नेट इनकम अप्रोच समझ आया। नेट इनकम अप्रोच क्या कहती है कि जो कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो रिड्यूस होगी अगर डेट प्रोपोर्शन इंक्रीज होगा। मतलब कंपनी अगर कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज कर रही है तो उसकी वैल्यू ऑफ द फर्म चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है, अगर डेट प्रोपोर्शन इंक्रीज किया इक्विटी की बजाय, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस हुई, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस होने की वजह से हुआ क्या, वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ गई। और सेम अप्रोच, एक और अप्रोच हमारी डेविड ने दी है, दैट इज रेलेवेंट वाली, हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। अब नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच अभी हमने देखा था, ये भी हमारी डेविड ड्यूरेंट ने दी है, बट इसमें वो कहते हैं कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो इररिलेवेंट है। मतलब आप जितना मर्जी डेट लो या जितना मर्जी इक्विटी के थ्रू रेस करो, जो कंपनी की वैल्यू है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। जो कंपनी की वैल्यू है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कहती है हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। तो मतलब जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो इंडिपेंडेंट है डेट के ऊपर या लीवरेज के ऊपर।
मतलब पिछली अप्रोच में पढ़ा था कि डेट प्रपोर्शन को इंक्रीज किया जाए तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो रिड्यूस होगी, बट ये अप्रोच कह रही है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कुछ नहीं होगा, वो सेम की सेम रहेगी। तो जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो सेम की सेम रहेगी। अब इन्होंने ऐसा क्यों क्या दिया? देखो जब हमने ग्राफ देखे थे उसके, तो उसमें मैंने 3 एजम्पशंस बताई थी, दिखा देता हूं दोबारा। 3 एजम्पशंस बताई थी। क्या क्या 3 एजम्पशंस थी? हमारा कॉस्ट ऑफ डेट सेम है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी हायर होगा कॉस्ट ऑफ डेट से, राइट? बट इसमें एक एजम्पशन नहीं ली गई। डेविड इस अप्रोच में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ग्राफ के थ्रू समझते हैं। डेविड कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम डेट प्रपोर्शन को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज होगा। जैसे जैसे डेट प्रपोर्शन इंक्रीज होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगा। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच कहती है ऐसा। अब नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ऐसा क्यों कह रही है कि डेट प्रपोर्शन बढ़ने से कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज होगा? देखो एक अपना माइंड लगाओ। दो फ्रेंड्स हैं आपके, एग्जांपल लेते हैं, एक फ्रेंड ए, एक फ्रेंड बी। बी रहेगा लिखना। एक फ्रेंड के ऊपर 100 रुपए का कर्जा है सबका, मतलब बाकी दोस्तों का। एक फ्रेंड के ऊपर 800 रुपए का कर्जा है दूसरों का। मतलब ए फ्रेंड ने 100 रुपीज का डेट लिया हुआ है, बी फ्रेंड ने 800 रुपीज का डेट लिया हुआ है। मुझे एक बात बताओ, आप किसको दोबारा डेट देना, किसको पैसे देना ज्यादा कंफर्टेबल समझोगे? आप किसको पैसे देना ज्यादा कंफर्टेबल समझोगे? ऑब्वियस सी बात है भैया, ए वाले को, राइट? क्योंकि इसके पास तो बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है, पता नहीं उनका पैसा उतार पाए ना हुआ है, फिर हमारी बारी आएगी हमारा उतार पाए ना पाए। तो इसीलिए अगर मेरे को बी को पैसे देने होंगे, मैं एज कंपेयर टू ए ज्यादा पैसे चार्ज करूंगा बी से, मतलब ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाऊंगा, ज्यादा महंगा दूंगा उसे। तो यही चीज यहां पे भी हुई कि अगर कॉस्ट ऑफ डेट डेट से हमारे फंड ज्यादा लेते हैं, मतलब हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट ज्यादा इंक्रीज होता है, उससे होगा क्या, सॉरी, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो इंक्रीज होगी, वो सेम की सेम नहीं रहेगी। इक्विटी शेयर होल्डर्स ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज होगी, राइट? अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीज होने से क्या होगा, जो हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, पहले क्या हो रहा था, डेट के बेनिफिट से कम हो रही थी, बट इक्विटी की कॉस्ट के बढ़ने से वो सेम की सेम रहेगी। जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो सेम की सेम रहेगी। अब जब हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम है, तो फिर अपने वैल्यू ऑफ फर्म की फॉर्मूले को याद करो, ईबीआईटी अपॉन में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम है, अर्निंग सेम है, तो हमारी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है दैट वुड रिमेन सेम। समझ आया डिफरेंस बिटवीन नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच? एक रेलेवेंस बताती है, एक रेलेवेंट बताती है, और दोनों के लॉजिक, ठीक? ऐसे ही अगर कोई और भी डाउट्स हों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो मुझसे, या अगर किसी और टॉपिक की वीडियोस चाहते हो कि सर वो समझने में ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, तो वो मेरे साथ शेयर कर दो टेलीग्राम पे। टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, तो वो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो, और वहां पे टॉपिक्स मेंशन कर सकते हो कि सर ये टॉपिक्स एक्सप्लेन कर दो। मैं ट्राई करूंगा, अभी मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स आ चुके हैं ऑलरेडी कि जिन पे वीडियोस बनानी है, तो ज्यादा कॉमन होंगे उनको पहले उठा लूंगा, फिर जो नॉन कॉमन होंगे वो उठा लूंगा, ठीक? अगर यूजीसी नेट से रिलेटेड कोर्स लेना हो तो anujjindal.in पे जाके सर्च कर लेना। हमारे पास पेपर 1 और पेपर 2 में, पेपर 2 के अंदर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दोनों के ही कोर्सेज अवेलेबल हैं।
अच्छे डिस्काउंट चल रहे हैं अभी इनरोल करोगे तो। ऑल दी बेस्ट टू यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर।